नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाला पदार्थ है। तो देखो भाई, अगर हम बात करें कि बर्फ जो जमती है या बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है, अगर हम उसकी बात करें तो बर्फ के टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे कि बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमने लगती है, या जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी किसकी अवस्था में रहता है, बर्फ की अवस्था में। लेकिन किसी भी चीज को फ्रीज करना है बर्फ के द्वारा तो इस बर्फ का टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। और अगर आप बर्फ के अंदर NaCl को डाल दोगे या नमक को डाल दोगे, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और इस नमक का उपयोग खाद्य परिरक्षक के तौर पर भी किया जाता है, तो अगर आप इसके अंदर NaCl मिला देते हो तो बहुत ही जोरदार रेफ्रिजरेटर का काम करता है, और यह लगभग 21 डिग्री सेल्सियस तापमान कम कर देता है। और 21 डिग्री सेल्सियस तापमान का मतलब है कि 5 मिनट के अंदर आपके पास आइसक्रीम जम के तैयार है। तो अगर आपने बर्फ के अंदर नमक मिला दिया तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो 21 डिग्री सेल्सियस के लगभग बराबर या कम हो जाता है। तो नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सोडियम क्लोराइड को हम NaCl कहते हैं, इसी को साधारण नमक कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट ने इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी नहीं है और चूना भी नहीं है। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को हम क्या कहते हैं, साधारण नमक। और जब बर्फ के अंदर नमक मिला दिया जाता है तो वहां पर उसका तापमान कम हो जाता है। तो यानी कि 0 डिग्री से कम करने के लिए क्या मिलाएंगे, उसमें नमक मिलाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि Ca3PO4 का ट्वाइस सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या, इसने क्या पूछी है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। और ये भी मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको एटम्स की कैलकुलेशन बताई थी, एटम के बारे में कुछ बताया था। तो देखो अगर हम बात करें Ca3PO4 ट्वाइस, तो यहां पर 3 एटम तो हैं कैल्शियम के, प्लस फास्फोरस की बात करें तो एक PO4 के अंदर एक फास्फोरस है, तो 2 PO बाहर 2 लगे हुए, तो इसका मतलब PO4 कितने या फास्फोरस कितने हो गए, 2। प्लस अगर ऑक्सीजन एक PO4 के अंदर 4 है तो 2 PO4 के अंदर कितने हो जाएंगे, 8। टोटल कितने हो गए, इनको जोड़ेंगे तो 13। आंसर क्या होगा, 13। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यानी कि जितने भी एटम हैं उनको संख्या आपस में जोड़ लो। बात समझ, ट्वाइस लगा हुआ तो इसका मतलब अंदर वाली जितनी भी चीज है, जैसे PO4 का ट्वाइस लगा हुआ तो इसका मतलब PO4 के जितने भी एटम हो सब डबल है। बात समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक के अंदर परमाणुओं की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल राइट आंसर है 13। नेक्स्ट है कि मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कहलाती है। भाई इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, चीज मैंने आपको सेपरेशन मेथड के अंदर बता रखी है कि जहां पर क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए अगर किसी भी दो चीजों को जो मिक्सर हुई है उनको सेपरेट करना है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्रभाजी आसवन, क्योंकि इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है। भंजक आसवन अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर कार्य नहीं करता है। बात समझ में, क्योंकि भंजक आसवन, अब देखो ये भी मैं वापस से रिकॉल करवा देता हूं एक बार। मैंने 3 प्रकार के आपके पास आसवन विधि बताई थी। एक तो थी सिंपल आसवन डेस्टिलेशन, एक थी आंशिक आसवन और एक था भाप आसवन। आसवन अलग चीज है, आंशिक आसवन को ही कहते हैं प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन, और भाप आसवन को ही क्या कहते हैं, भंजक आसवन। भाप आसवन के अंदर तो हमने कहा था कि 2 द्रव होंगे जिनमें से एक भाप के अंदर घुलनशील होगा और दूसरा घुलनशील नहीं होगा, तो उसको तो हम कहते हैं भंजक आसवन। तो यानी कि वहां पर तो बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है। दूसरा आंशिक आसवन, यानी कि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम अंतर होता है तो वहां पर आंशिक आसवन, और जहां पर मैक्सिमम अंतर होता है तो आसवन। अगर यहाँ पर ऑप्शन में आसवन होता तो फिर उसको यानी कि बोथ का ऑप्शन भी साथ में देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केवल प्रभाजी आसवन हो तो कोई फालतू का इशू नहीं है। तो यानी कि प्रभाजी आसवन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के अंतर के आधार पर उनका सेपरेशन कर सकते हैं। क्लियर बात है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसका राइट आंसर है प्रभाजी आसवन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है, ये भी पहले भी आ गया है, परमाणु है। सबसे छोटा क्या है, परमाणु है।
अगर हम बात करें सबसे छोटा कौन सा है, परमाणु। इलेक्ट्रॉन तो परमाणु का भाग है, प्रोटॉन परमाणु का भाग है, और परमाणु जब आपस में मिलता है तो अणु का निर्माण होता है। बात समझ में? अणु का स्वतंत्र अस्तित्व है, परंतु परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है, परमाणु। बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बिल्कुल इसका राइट आंसर है आपके पास परमाणु। नेक्स्ट है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा, जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ाया, तो वहां पर दो टर्म्स की हमने बात की, एक तो थी परमाणु संख्या और एक थी परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या के बारे में हमने कहा कि जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करती है परमाणु संख्या, वहीं पर परमाणु द्रव्यमान वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि परमाणु संख्या क्या है, क्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या, और फिर बीच में ब्लैंक स्पेस है, तो हम कहेंगे यहां पर प्रोटॉन आ जाएगा। प्रोटॉन की संख्या है, यानी कि परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर ही क्या है, प्रोटॉन की संख्या। तो क्या हो जाएगा, नाभिक में न्यूट्रॉन गलत, नाभिक में प्रोटॉन गलत, नाभिक में प्रोटॉन सही है। ऑप्शन नंबर सी। देखते उड़ा देना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बिल्कुल उसका राइट आंसर है, नाभिक में प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणविक भार क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जहां से आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट समझ में आ गया, वहां पर ऐसे क्वेश्चनों की कोई अहमियत नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन वहां पर लल्लूपन जो है, ऐसे देखते उड़ाए आगे बढ़े। बात समझ में आई? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस प्रकार से किसी तत्व का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर वो चीज अगर आपके दिमाग में फीड है तो एक क्वेश्चन ऐसे उड़ेगा। देखो इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं, एक बार वैसे सोल्व करते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणुक भार क्या है। तो परमाणुक भार के लिए हमने क्या कहा, एटॉमिक मास के लिए क्या कहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 12, 10 और 12 कितने होंगे, 22। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में? कितना राइट आंसर होगा, 22। देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन है, न्यूट्रल एटम है। और हमने कहा कि परमाणु द्रव्यमान उसे कहेंगे जहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होंगे। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों कितने होंगे, 22। राइट आंसर क्या होगा, बी। बिल्कुल सही है, 22। देखते ही उड़ा देना है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जनरल साइंस के अंदर बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही पावरफुल तरीके से, या एक कॉन्सेप्ट के तौर पर फैक्चुअल तरीके से नहीं रटाएंगे, और आपको रटने में नहीं है। बात समझ में? चलो ये तो हमने रटवा दिया कि साहब ऐसे ऐसे होगा और 22 होगा, उठा के वो डिजिट चेंज करके कुछ और दे देगा। हो सकता है वो एलिमेंट ही पूछ ले, तो एलिमेंट भी आपको याद होने चाहिए। बात समझ में? वो कैसे होंगे वो आगे अभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी तत्व के परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको जब मैंने एटम पढ़ाया था, तो एटम के अंदर मैंने आपको टेबल बनाई थी, और उसके अंदर एटम के जो सब पार्टिकल्स हैं उनकी बात की थी, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात की थी हमने। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के आवेश से लेकर के, प्रेजेंटेशन से लेकर के उनके द्रव्यमान तक की बात की थी। और द्रव्यमान को दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था, एक तो था किलोग्राम और एक था एमयू। किलोग्राम के अंदर डिजिट बहुत ज्यादा माइनस में चलेगी। बात समझ में? जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -21 होती है किलोग्राम में। तो -20.1 को कितना आप याद करोगे। तो हम जनरली किसी भी तत्व के परमाणविक भार को किसमें मापते हैं, एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ में? परमाणवीय द्रव्यमान इकाई। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं, परमाणवीय द्रव्यमान इकाई। यानी कि किसी भी परमाणु भार को किस में मापेंगे, उसके एएमयू में मापेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है एएमयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है, कौन सा है। अब देखो यहां पर तत्व उसने पूछ लिया, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लल्लू पंजू क्वेश्चनों के अंदर अगर दिमाग लगाओगे तो अच्छे क्वेश्चनों के अंदर क्या करोगे। तो यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ना हाथ पैर चलाने की जरूरत है, केवल थोड़ा सा देखना है, चल साइड में, तो केवल इतना ही करना है अपन को। और करना क्या है कि निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कहेंगे कि अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 क्या है, प्रोटॉन है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या है, तत्व का परमाणु क्रमांक है। तो जो नीचे वाले डिजिट देख लो किसके 18 लगे हुए हैं, ऑर्गन के 18 लगे हुए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। यानी कि जिसके अंदर अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर 18 प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है, और उनकी संख्या बराबर है तो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 18 प्रोटॉन होंगे, और जिसके अंदर 18 प्रोटॉन होंगे इसका मतलब उसका परमाणु भार भी क्या होगा 18। 18 किसमें लगे हुए? ऑर्गन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 29, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव गैस के लिए भिन्न है? अणुओं की गति बिल्कुल सही है, पदार्थ के कण का आकार नहीं, गलत बात, पदार्थ का द्रव्यमान गलत, ऊर्जा विनिमय गलत। तो देखिए भाई, ऊर्जा का विनिमय तो तीनों के अंदर होता है, चाहे से ठोस द्रव गैस कोई सी भी प्रावस्था हो। ठोस के अंदर भी होता है, गैस के अंदर भी होता है और द्रव के अंदर भी होता है ऊर्जा का विनिमय। जब पानी को गर्म करते हैं तो अगर मान लो आपने भगोनी के एक कोने के अंदर थोड़ी सी मोमबत्ती जला रखी है तो इसका मतलब केवल उस कोने वाला पानी गर्म नहीं होगा, पूरा पानी गर्म होगा। तो यानी कि वहां पर भी ऊर्जा विनिमय होता है, गैस के अंदर भी होता है और सॉलिड के अंदर भी होता है। पदार्थों का द्रव्यमान गैस का भी होता है, सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है। पदार्थ के कण का आकार तीनों का ही होता है, लेकिन अणुओं की गति अलग अलग होती है। जैसे कि जो सॉलिड पदार्थ है उनकी गति थोड़ी कम होती है, द्रव्य या द्रव है उनकी गति उनसे ज्यादा होती है, और गैस की गति सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अणुओं की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है अणुओं की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, परमाणविक संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या एक के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या करना है आपको? बहुत सिंपल चीज है। ये पूछ रहा है कि परमाणविक संख्या जेड, यानी कि परमाणविक संख्या जेड, परमाणविक संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, जो कि किसी भी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम जेड और ए से करते हैं। यही चीज मैंने आपको बताया था। जेड क्या है? परमाणविक संख्या है। ए क्या है? परमाणविक द्रव्यमान है, या द्रव्यमान संख्या भी कह देते हैं ए को, और ये है जेड। अब बोलिए एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? तो मैंने कहा जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स उतने जेड। तो जितने जेड उतने प्रोटॉन, हमें कह सकते हैं कि जेड बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जेड ही क्या होंगे? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये तो उसने पूछा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे जेड होगी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए वाला। क्लियर है? सबके समझ में आए भाई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 31, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। मैंने आपको पहले बता दिया है। जब पूछा गया था कि किसी भी या हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। और जिसमें से ड्यूटेरियम है वो उसका जो ऑक्साइड है, जिसको हम क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं, उसका उपयोग मंदक के रूप में किसी भी नाभिकीय रिएक्टर के अंदर किया जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके द्वारा रूप में किया जाता है? तो हम कहते हैं मंदक के रूप में, जहां पर न्यूट्रॉन्स की गति को मंदित किया जाता है। और न्यूट्रॉन्स की गति को मंदित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल को। भारी जल के पैरेलल एक तो ग्रेफाइट रोड्स को काम में लिया जाता है, ग्रेफाइट्स रोड्स को काम में लेते हैं, और एक होता है बेरियम रोड्स। दो प्रकार की छड़ हैं। इन दो प्रकार की छड़ के अंदर न्यूट्रॉन की गति को मंदित किया जाता है। तो 3 चीज हो गए आपके पास, D2O यानी कि भारी जल, ग्रेफाइट रोड्स और बेरियम रोड्स। इनका यूज कहां किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मंदक के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इसका राइट आंसर है मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, परमाणु में नाभिक होते हैं। तो पहली चीज देखो भाई, अच्छा ऑप्शन इधर रख दिए, कोई बात नहीं। फर्स्ट ये वाला ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिल्कुल सही है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं, पर केवल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ये वाला भी गलत है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रख रखा है, ये भी गलत बात है। यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी भी परमाणु का जो धनावेशित भाग है वो उसके केंद्र में स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित भाग है उसके चारों ओर चक्र लगाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्र लगा रहा है, और अंदर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो कि धनावेशित भाग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है। तो देखिए जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भिन्न है, इसका मतलब वहां पर परमाणु यानी प्रोटॉन्स की संख्या
ये बोलो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न है तो इसका मतलब वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो इसका मतलब वहां पर उसका परमाणुवीय जो क्रमांक है वो भी अलग अलग होगा। और मैंने कहा था कि जहां पर परमाणुवीय क्रमांक अलग अलग हो, क्या हो, जहां पर परमाणुवीय क्रमांक अलग अलग हो और परमाणविक द्रव्यमान समान हो, जहां पर परमाणविक द्रव्यमान तो क्या हो, समान, और जहां पर परमाणविक संख्या क्या हो, या परमाणु संख्या या क्रमांक क्या हो, असमान, उसको क्या कहेंगे, जहां पर भार समान है, द्रव्यमान समान है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। कहां भाई, संभारिक, ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो उसको संभारिक कहेंगे। समावयवी क्या होते हैं, तो हम कहते हैं कि जिनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समान होनी चाहिए, बाकी और गुण या उसके रासायनिक गुण अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि सम न्यूट्रॉनिक क्या है, यानी कि जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो। समस्थानिक क्या है, जहां पर स्थान समान हो, यानी कि इसका जस्ट उल्टा, जहां पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो और परमाणुविक संख्या क्या हो, समान हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। क्लियर बात है। और समावयवी आपके समझ में आएगी, यानी कि जिनके भौतिक गुण अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण समान होने चाहिए, उनको समावयवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आगे संभारिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 34, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 30 Si14, 31 फॉस्फोरस 15 और 32 सल्फर 16 हैं, आइसोटोन्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोप्स हैं या दर्पण नाभिक है। पहली चीज की आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो हम कहते हैं आइसोटोन्स का मतलब है जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो। और अगर आइसोबार्स की बात करें तो जहां पर परमाणु द्रव्यमान समान हो। और अगर आइसोटोप्स की बात करें तो जहां पर परमाणु क्रमांक समान हो। और अगर दर्पण नाभिक की बात करें तो ये अलग चीज है। दर्पण नाभिक का मतलब होता है कि दो ऐसे नाभिक जिनको आपस में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जा सके या एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, तो उसको दर्पण नाभिक कहते हैं। तो केवल ये तो वैसे कट हो गया। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि वहां पर देखो ये है 14, 13, 15, 31, अगर इनका माइनस करें, ये भी अलग है और ऊपर वाले भी अलग है, लेकिन 30 में से 14 माइनस हुए तो बचे कितने, 16। अगर 31 में से 15 माइनस हुए तो 16, और 32 में से 16 माइनस गए तो 16। इसका मतलब टोटल जो यहाँ पर n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 16। इसका मतलब 16 न्यूट्रॉन तो किसमें है, सिलिकॉन में, 16 न्यूट्रॉन फॉस्फोरस में, और 16 न्यूट्रॉन किसमें है, सल्फर में। और जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो जाए उसको क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। और आइसोटोन्स का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट, आइसोटोन्स। तो यानी कि यहां पर सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। बात समझ में आई। तो ऐसे धड़ाधड़ धाए धाए उड़ा दो इन सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी। भाई ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखते ही एकदम गोली से उड़ा दो इसको। तो देखो पहला है किसी तत्व का परमाणु भार, उसने क्या दे रखा है, परमाणु भार दे रखा है। तो अगर परमाणु भार दे रखा है 35, तो इसका मतलब उसने क्या दे रखा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या दे रखी है 35, तथा 18 इलेक्ट्रॉन है और उसने इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू दे रखा है 18। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स भी कितनी होंगे, 18। और पूछा तो प्रोटॉन्स की संख्या होगी तो 18 होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर 18 सही आंसर है। नेक्स्ट है एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकते, यह नियम किसने दिया। ये मैंने आपको एटम वाले चैप्टर में सबसे लास्ट में मैंने आपको 4-5 नियम समझाए थे, जैसे हुंड मल्टीप्लिसिटी लो है, हुंड की बहुलता का नियम है, n+l का नियम है, इसके अलावा जैसे कि आपके पास अस्थक नियम है। वहां पर मैंने बताया था आपको पाउली एक्सक्लूजन लो या पाउली का अपवर्जन नियम, और मैंने ये भी कहा था कि पाउली के अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग, बात समझ में, पाउली के अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग ये जो चारों क्वांटम संख्याएं वो किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए समान नहीं हो सकती, यानी कि एक परमाणु के
दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ये किसने कहा? तो हम कहेंगे पाउली ने कहा, क्योंकि उन्होंने अपना एक नियम दिया था जिसका नाम है पाउली अपवर्जन नियम। बात समझ में? नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, पाउली बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट कैथोड किरणें हैं। तो देखिए बच्चों, जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ाया या एटॉमिक वाला चैप्टर पढ़ाया, तो मैंने वहां पर आपको बताया होगा कि दो प्रकार की मैंने रेज की बात की थी, एक तो थी आपके कैथोड किरणें और एक थी एनोड किरणें। बात समझ में? कैथोड किरणों के बारे में हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है उनको कैथोड किरणें कहते हैं, और जो प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है उसको एनोड किरणें कहते हैं। कैथोड किरणों की खोज किसने की? तो हमने कहा सर विलियम क्रूक्स ने कैथोड किरणों की खोज की और गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज की। और हमने कहा कि जब कैथोड किरणें और एनोड किरणें किसी भी धातु के साथ टकराती हैं तो एक्स किरणों का उत्सर्जन करती हैं, और इनको उत्पन्न करने के लिए विसर्जन नलिका और लगभग 10,000 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो ये पूछा कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉन्स की धारा, धनात्मक रूप में आवेशित कण की धारा, अनावेशित कणों की धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की धारा क्या है, क्योंकि कैथोड किरणें मिलकर ही बनी किससे हैं? इलेक्ट्रॉन से, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से मिलकर बनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, गांधी जी के द्वारा, और ये तो क्वेश्चन ही जीके का आगे आगे, गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस, अच्छा अच्छा अच्छा, शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया गया? तो आपको पता हो तो गांधी जी ने नमक कानून, नमक के लिए नमक कानून तोड़ो एक आंदोलन चलाया था, जिसके अंदर नमक का उन्होंने विरोध किया था, नमक उत्पादन के बारे में। तो इसका मतलब नमक उनका क्या था? प्रतीक था। तो यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड ही कहते हैं। आंसर बहुत इजी है, पर इसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है 39, एक अवोगाद्रो संख्या का मान होगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया था कि मोल क्या चीज है, एक मोल के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो हमने कहा था एक मोल के अंदर परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है, और 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को क्या कहते हैं? अवोगाद्रो कहते हैं। तो देखो 2.023 इंटू 10 की पावर 23, बी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मोल बराबर होता है, इसके अंदर भी कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं, 6 इंटू 10 की पावर 23, फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि एक मोल के अंदर जो अवोगाद्रो संख्या है वो ही उसकी क्या है? उसके बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41, निम्न में से एक परमाणविक गैस है। तो देखिए भाई, जिसके अंदर एक परमाणु है उसको एक परमाणविक गैस कहते हैं, जिसके अंदर दो परमाणु हो, यानी कि जिसके अंदर एक परमाणु हो, एक परमाणविक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। जिसके अंदर दो परमाणु हो उसको डाइएटॉमिक गैस। जिसके अंदर तीन परमाणु हो उसको ट्राइएटॉमिक गैस। तो यानी कि देखते हैं, हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, और हीलियम केवल हीलियम में पाए जाते हैं। चारों के चारों क्या है? गैस है। पहली चीज तो दो परमाणु है तो इसका मतलब डाइएटॉमिक या द्विपरमाणविक, द्विपरमाणविक, द्विपरमाणविक। एक परमाणविक या मोनोएटॉमिक कौन है? केवल हीलियम। तो राइट ऑप्शन 4, यानी कि जिसके अंदर एक परमाणु हो उसको मोनोएटॉमिक, जिसके अंदर दो परमाणु हो उसको डाइएटॉमिक, जिसके अंदर तीन परमाणु हो उसको ट्राइएटॉमिक, जिसके अंदर चार परमाणु हो उसको टेट्राएटॉमिक गैस कहते हैं। अब चाहे गैस हो, सॉलिड हो, कोई भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सोना। अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है भाई? सोना सबसे ज्यादा मेलिएबल है। और मैंने कहा सबसे ज्यादा मेलिएबल तो सोना है, लेकिन सबसे ज्यादा यानी कि कंडक्टर कौन है? तो हमने कहा था चांदी। और ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है? तो उसके लिए हमने कहा था लेड। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, डी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 43, निम्नलिखित में से कौन सा कण विभाज्य नहीं है? भाई परमाणु विभाज्य नहीं है, हालांकि इसको बाद में विभाजित किया गया है, पर डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, परमाणु का आकार कितना होता है? तो देखिए, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था जब मैंने आपको एटम के बारे में पढ़ाया था। तो परमाणु का आकार और आयतन दो चीज पूछा जाता है जनरली। अगर आकार पूछता है तो आकार तो 10 की पावर -10 मीटर के अंदर मापा जाता है, लेकिन अगर आयतन की बात करें तो 10 की पावर -15 याद रखना है। दो चीज आपको याद रखनी है, अगर आकार पूछता है तो 10 की पावर -10 मीटर,
और अगर आयतन पूछता है तो 10⁻⁻15 मीटर की बात करते हैं। तो यानी कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45, इसका राइट आंसर है 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट 45, यानी कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, तो परमाणु के नाभिक का आकार एक तरह से कितना होता है, 10⁻15 मीटर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 46, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको इंटरचेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया, या मैटर की हमने जनरल चीजें नोट की कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, किस मैटर के लिए कौन सा कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से चेंज होता है। तो यदि जल का तापमान, क्वेश्चन देखो कि 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक घटाया जाता है तो जल का घनत्व कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन बढ़ेगा, सेकंड ऑप्शन पहले बढ़ेगा या घटेगा, फोर्थ ऑप्शन पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा, और नेक्स्ट है घटेगा। तो देखते हैं किस प्रकार से। तो पहली चीज कि जल का अधिकतम घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी की बात करते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस से पहले 4 पर जाएंगे और 4 से फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे, तो अगर 20 से 4 पर जाएंगे तो यहां पर अधिकतम होती है, तो इसका मतलब 20 से 4 तक जाएंगे तो ये बढ़ेगी, और यहां पर अधिकतम वापस से घटेगी तो ये वापस घटेगी। तो मैं कह सकते हैं कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से जो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और वो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में किस प्रकार से, यदि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो चाहे ऊपर हो, तो हमेशा उसका अधिकतम घनत्व घटेगा। बात समझ में? तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो देखिए 760 सेंटीमीटर पारास्तंभ नहीं होता है, 1.02034 इंटू 10⁴ डाइन अपॉन मीटर स्क्वायर नहीं होता है, 1.034 10⁶ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर नहीं होता है, 760 mm ऑफ एचजी जरूर होता है। ये सब चीज आपने देखी होगी पहले भी कि 760 mm ऑफ एचजी, mm ऑफ एचजी। कब जब कभी आप थर्मामीटर लाते हो, और थर्मामीटर के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है कि किस प्रकार से आप या जैसे कि आप ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हो, उसके अंदर भी mm ऑफ एचजी के अंदर ही मापा जाता है। तो अगर एक वायुमंडलीय दाब की बात करें तो 760 mm ऑफ एचजी को क्या कहते हैं, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। 1.05 पास्कल को क्या कहते हैं, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बात समझ में आई? 1.05 पास्कल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 760 mm ऑफ एचजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गलने पर अपने द्रव में तैरती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। जब मैंने आपको किसी भी मैटर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात बताई थी कि किस प्रकार से किसी भी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार से चेंज होता है या क्या उसके प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कई धातु, ज्यादातर जो धातुएं होती हैं, जब उनको गलाया जाता है, जब उनको मेल्ट किया जाता है, तो वो अपने ही द्रव के अंदर डूब जाती है। जैसे कि अगर आपने आयरन को मेल्ट किया और उसके अंदर आयरन का टुकड़ा डाला, तो उस जो मेल्टिंग स्टेट के अंदर जो आयरन है, उस द्रव के अंदर वो आयरन का टुकड़ा डूब जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व और ऐसी धातुएं होती हैं जो अपने ही द्रव के अंदर तैरती हैं। उसका रीजन क्या है? अगर मान लो किसी भी धातु का गलने पर आयतन घट रहा है तो वो यानी कि तैरती हैं, और अगर गलने पर आयतन बढ़ता है तो वो डूब जाती है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने द्रव पर तैरती है, तो देखिए आपको याद रखना है, एक तो है बिस्मिथ, एक है पीतल, एक है डलवा लोहा, कास्ट आयरन, और इसके अलावा एक है बर्फ, आइस, ईटीसी। ये ऐसी धातुएं और तत्व हैं या यौगिक हैं जो कि अपने ही द्रव के अंदर तैरते हैं। जैसे बर्फ को अगर आप पानी के अंदर रख देते हो तो बर्फ तैरती है, लोहा भी, डलवा लोहा तैरता है, सिंपल आयरन कभी नहीं तैरता लेकिन डलवा लोहा तैरता है, पीतल तैरता है, बिस्मिथ तैरता है। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन में मिल गया बिस्मिथ, तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि बिस्मिथ। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये मैंने डिस्क्राइब कर रखा जब मैंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
इसका राइट आंसर है बिस्मित। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी? गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो किरणें, पराबैंगनी किरणें। तो देखिए इसका भी मैंने आपके सामने एक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, और वहां पर मैंने बताया कि किस प्रकार से, यानी कि देखिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तो सबसे पहले आता है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के बाद में आती हैं गामा रेज। गामा रेज के बाद में आती हैं आपके पास एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद में आती हैं विजिबल रेज। विजिबल के बाद में आती है अल्ट्रावायलेट, फिर अल्ट्रावायलेट के बाद में आती है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद में आती है रेडियो वेव्स। बात समझ में? या रेडियो तरंगे। अब मैंने कहा था कि कॉस्मिक रेज से जब आप रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे तो लैम्बडा हमेशा बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे कम कॉस्मिक रेज का होगा लैम्बडा, और सबसे अधिक किसका होगा? रेडियो का। इसकी फ्रीक्वेंसी घटती है और एनर्जी भी घटती है। इसका मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज की होगी और रेडियो वेव की एनर्जी कम होगी। तो यहां पर पूछा है कि किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम है, तो किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम है? तो हम कहेंगे रेडियो किरणों की तरंग दैर्घ्य अधिकतम है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी परमाणु के तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब मैंने आपको एटॉमिक वाला चैप्टर पढ़ाया और उसके अंदर मैंने क्वांटम नंबर्स की बात की, तो हमने टोटल 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स की बात की। फर्स्ट थी आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी थी एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरी थी आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ थी आपके पास कौन सी? स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती हैं? तो हम कहते हैं उसके ऊर्जा स्तर या फिर उसके नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि एन की वैल्यू जितनी होगी वही क्या है उसकी। और वहीं पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखवाया था, या एक इंपॉर्टेंट नोट भी बताया था कि किसी भी कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? क्योंकि किसी में, जैसे इसमें तो मान लो तीसरे कोष में पूछा, अब आपने याद कर लिया कि तीसरे कोष में इतना होता, उठा के चौथा कोष में पूछ लिया, तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2n²। n क्या है? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या जिसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है? सेल को। तो ये पूछ रहा है कि तीसरे कोष में, यानी कि इसने n की वैल्यू दे दी क्या? 3। 2 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 2, 3 3 9 और 9 दूनी 18। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं इसके अंदर? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के तीसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो तीसरे में पूछे, चाहे पांचवें में पूछे, चाहे 10वें में पूछे, आपको केवल और केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, 2n²। और n क्या है? यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वह किसी भी नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? तो अगर दूसरे या तीसरे कोष की बात करें तो दूसरे या तीसरा क्या है, या 2 या 3 क्या है? n की वैल्यू है। क्लियर है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के अंदर, लेकिन बड़े ही सावधानी के साथ इनको देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ कभी ना हो, और मैं आपका अपना माई सर ऐसे ही आपके साथ प्रश्नावली या जो प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखलाएं हैं वो आपके साथ लेकर के आता रहूंगा, और आपको नई नई चीजों से रूबरू करवाता रहूंगा, और बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस पर अपन जनरल साइंस को करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।